हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर का मतलब चौथा वीडियो लेक्चर है। और हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। और समतल कुंडली जो होती है, वृत्ताकार कुंडली के लिए हमने स्वप्रेरकत्व का मान निकाला। और दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां अगर पास पास रखी हैं तो उसके लिए हमने जो है अन्योन प्रेरण गुणांक का मान निकाला, एम की वैल्यू, और फिर साथ ही उसका मात्रक निकाला, बीमा निकाले, और एक स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, इस बारे में हम लोग कल जाने। आज जो है कुछ छोटा हुआ पोर्शन है कि जैसे कि दो प्रेरकों को अगर श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन करें तो उसका तुल्य प्रेरकत्व क्या होता है। यानी प्रेरकत्व का प्रेरकत्व मतलब स्वप्रेरण गुणांक ही, या उसी को हम लोग प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व का श्रेणी एवं समांतर संयोजन, श्रेणी और समांतर संयोजन। तो पहला है श्रेणी संयोजन। पहला क्या है? श्रेणी संयोजन है। तो जैसे प्रतिरोध का होता था संयोजन, ठीक वही हाल यहाँ पर भी है। श्रेणी क्रम में क्या है, करंट सब में समान होती है, बशर्ते फ्लक्स सब में का अलग अलग होगा, और जो तुल्य विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा वो दोनों फ्लक्सों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे कि मान लीजिए, हाँ, यहाँ एक शर्त है कि दोनों जो प्रेरकत्व है, कुंडलियाँ जो हैं, वो थोड़ा दूर दूर होनी चाहिए, नहीं तो अन्योन प्रेरण गुणांक जो अन्योन प्रेरकत्व हो वो भी उत्पन्न हो जाएगा। अब इसका स्वप्रेरकत्व तो L1 है, मान लीजिए इसका L2 है। यहाँ पे करंट जो है I आ रही है तो I इसमें भी जाएगी। ठीक, इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है मतलब Φ1 है, इसका मान लेते हैं Φ2 है। ठीक, तो जो अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है और इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दोनों का योग करेंगे तो तुल्य फ्लक्स आएगा। तो तुल्य फ्लक्स को हम फाई कहेंगे, तो ये Φ1 प्लस Φ2, Φ1 क्या हो जाएगा, Φ2 हो जाएगा, है ना। अब चूंकि इस Φ1 जो है यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा L1I, और Φ2 हो जाएगा L2I। पीछे की परिभाषा से I यहाँ पे कॉमन है। और आगे यदि दोनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व जो है L हो तो हो जाएगा, दोनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो यहाँ पे जो है L बराबर हो जाएगा Φi। L बराबर क्या हो जाएगा, Φ बराबर हो जाएगा L। और यहाँ पे क्या है, तुल्य चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि कुल चुंबकीय फ्लक्स, अब क्या है, इन्हीं के मान इसमें रख देते हैं। ठीक, ये हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे कुंडलियों में अगर फेरों की संख्या n होती थी
तो हम क्या करते थे, n फाई बराबर एल आई आता था। ठीक, तो चूंकि यल तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, या इसके साथ आप लिख भी सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे n की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से फाई की जगह हम लोग एल आई रख देते हैं, और फाई वन की जगह L1 आई, और इसके जगह L2 आई। आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल बराबर L1 प्लस एल। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाता है, उसी तरह श्रेणी क्रम में अगर दो कुंडलियां या दो प्रेरकत्व जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो इसमें करंट अगर आई प्रवाहित हो रही तो उनका तुल्य प्रेरकत्व दोनों अलग अलग प्रेरकत्वों, दोनों कुंडलियों के प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है। ठीक, ये तो दोनों कुंडलियों के अलग अलग प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है। तो आप इसे नोट करिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, अब हम लोग इसी चीज को श्रेणी क्रम से समांतर क्रम में क्या, यहाँ पे एक शर्त यह है कि ये क्लोजनेस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों कुंडली क्लोज ना हो, दूर दूर रखी गई हो। ठीक, अभी उसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। दूसरा है समांतर क्रम। इसमें क्या होता है कि दो कुंडली को समांतर क्रम में जोड़ना है। अब यहाँ से आई करंट जाती है, तो मान लेते हैं अब यहाँ करंट का विभाजन हो रहा है। ये L1 है, इसका स्व प्रेरकत्व यहाँ L2। तो इस केस में क्या होगा कि जो धारा होगी, इन धाराओं के योग तो संपूर्ण करंट हो जाएगी I1 प्लस I2, ऐसा होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए कि इसका इंटीग्रेट कर दीजिए टाइम के साथ बनाने के लिए। तो हम इसको डी आई या डेल्टा आई डेल्टा टी कर सकते हैं। I1 डेल्टा T1 हो जाएगा, आई डेल्टा 2, है ना। ये कहने का मतलब है कि डेल्टा T1 T2 करने का मतलब है कि समय एक साथ सबका है, यानी कि टाइम परिवर्तन सेम है ना। ये डेल्टा T जो है सबके लिए सेम है। जो इसमें जो धारा परिवर्तन की दर है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 और I, यानी कहने का मतलब है कि धारा जो इसमें बह रही है इसमें बह रही है, इसके परिवर्तन का समय सेम ले लिया जा रहा है। ठीक, तो इसलिए डेल्टा टी से इसका डेल्टा टी से कहने का मतलब है कि टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेट कर दिया गया है, अवकलन कर दिया गया है, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो अब क्या है कि जानते हैं कि इस संयोजन में दोनों का जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होते हैं पैरेलल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा पीछे भी जानते हैं प्रतिरोध के केस में। तो यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो दोनों पे उत्पन्न होगा, यहाँ पे तो पैरेलल होने की वजह से क्या है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब हो जाएगा कि जैसे कि E बराबर हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा E2। कहने का मतलब यही होता है ना। उसमें क्या होता है कि दोनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो संयोग के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। कि इसको अगर हम मान लेते हैं कि यदि तुल्य जो है प्रेरकत्व तो क्या हो, प्रेरकत्व यल हो, तो और इसका L1 L2 माने हैं, तो यहाँ पे माइनस L डेल्टा आई अपन डेल्टा टी लिख सकते हैं,
बराबर -L1 डेल्टा I1 बटे डेल्टा T और बराबर -L2 डेल्टा I2 अपन डेल्टा T। ठीक, ये होगा। तो हमें डेल्टा I डेल्टा T की वैल्यू लिखना है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ये इसकी वैल्यू यहाँ से अगर लिया जाए तो देखा जाए इसकी वैल्यू यहाँ पे, जैसे ये -L डेल्टा I और डेल्टा T, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा I डेल्टा T बराबर -1/L लिख सकते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो तीनों चूंकि आपस में बराबर है ना। अगर हमें इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से बराबर किधर आएगा, तो -1/L। तो इसी ये मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये मान लेते हैं 2 है, 1 2 का प्रयोग करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/L -1/L1 -1/L2, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। इसको और शार्ट में लिखना चाहें, L बराबर हो जाएगा L1 L2 L1 प्लस L2। जैसे प्रतिरोध में आता था वैसे इसमें भी आएगा। ठीक, देखिए कुल करंट I है, बंटवारा हो गया, बस शर्तें क्या करिए, इसके टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डेल्टा टी या dt भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है, पैरेलल के केस में इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे ये करंट आ रही है उसके विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए तीनों आपस में बराबर है। अब डेल्टा I डेल्टा T का मान हम अगर निकालेंगे बराबर के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, -1/L, और इसका मान 1/L1, इसका मान 1/L2। फिर इनके वैल्यू के मान रख देंगे तो हमारा ये आएगा। तो हमें यही रिजल्ट याद रखना है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में L बराबर L1 प्लस L2 और समांतर क्रम में 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक, ये रिजल्ट हमको याद रखना है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब मान लीजिए ये बात चलते हैं कि अगर दोनों जो कहने का मतलब है कि दोनों कुंडलियां दूर दूर ना हो, श्रेणी क्रम में क्या हो, पास पास हो। यानी कि पास पास होने का मतलब है कि ये कुंडली का जो फ्लक्स है वो भी वो सेम टू सेम वही फ्लक्स दूसरी कुंडली से भी क्या हो, संबद्ध हो। ठीक, तब इन कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो ये होता है। यदि हम लिखेंगे यहाँ पे नोट में ही लिख लीजिए कि यदि दो कुंडलियाँ पास पास हों तथा इनके प्रेरकत्व जो है क्रमशः क्या हो, क्रमशः L1 व L2 हो। ठीक, मतलब पास पास होने का मतलब यह है कि एक कुंडली का जो फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली के फ्लक्स से संबद्ध हो, मतलब प्राथमिक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरह से द्वितीय कुंडली के साथ क्या हो, संबद्ध हो। जो निकला फ्लक्स वो मतलब ये पास पास है ना, अगर दूर दूर होती तो एक दूसरे संबद्ध नहीं होती, तो वहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है यम, वहाँ उसकी बात उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसका फ्लक्स इससे नहीं गुजरता। तो अलग अलग तो केवल स्व प्रेरण का प्रभाव होता है। लेकिन जब पास पास हैं तो इनके साथ साथ जो है वो भी होता है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व का भी प्रभाव होता है, वो भी उत्पन्न होता है। तो इन कुंडलियों के मध्य हो तो इन
कुंडलियों के मध्य उत्पन्न जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व वही, तो यम बराबर जो आता है निकल के वो ये आता है L1 L2, यानी दोनों का जो है गुणोत्तर माद होता है। लेकिन ये आदर्श कंडीशन है। क्या है? आदर्श कंडीशन, आदर्श स्थिति में। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये आदर्श रूप से संतुष्ट नहीं होता। तो इसीलिए इसके स्थान पर एक नया संबंध लिया जाता है। ये आदर्श कंडीशन में है। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये यथार्थ रूप से संतुष्ट नहीं होता, परंतु मतलब यह यथार्थ रूप से संतुष्ट नहीं होता। तो इसीलिए इसके स्थान पर ये आ जाता है, ये रखा जाता है L1 L2, जहाँ पे अतः यहाँ लिखेंगे, अतः जहाँ K जो है युग्मन नियतांक है। क्या है? युग्मन कॉपलिंग कांस्टेंट नियतांक। क्या है? युग्मन नियतांक कहलाता, या इसको कहिए युग्मन गुणांक। युग्मन नियतांक कहिए या गुणांक कहिए, गुणा है तो यहाँ पे गुणांक है, ठीक है। युग्मन गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग है ना, गुणांक। तो इस केस के लिए, आदर्श स्थिति के लिए, मतलब अगर एक कुंडली का पूरा फ्लक्स जो है अगर दूसरी कुंडली से प्रवेश कर जा रहा है तो उसके लिए यम की के की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का फ्लक्स क्षय नहीं हो रहा है, तब तो ये है। तो आदर्श स्थिति के लिए क्या होता है? आदर्श स्थिति में के बराबर क्या हो जाता है? 1। आदर्श स्थिति, इसका मतलब है कि एक कुंडली का पूरा फ्लक्स क्या है? दूसरी कुंडली से लिंक हो जा रहा है, मतलब उसका युग्मन नहीं होता। इस स्थिति को हम लोग गाढ़ युग्मन, टाइट कॉपलिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए के का मान 1 से काफी कम हो तो इसको हम लोग लूज कॉपलिंग कहते हैं, है ना। काफी कम हो तो इसको हम लोग लूज कॉपलिंग कहते हैं। और अन्य स्थिति के लिए वैसे के का मान अन्य स्थितियों के लिए के की वैल्यू जो है स्मॉलर देन 1 होती है। ठीक, तो आप इसे नोट करें। मतलब ये कंडीशन जब दोनों पास हों, एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली से संपूर्ण रूप से संबद्ध हो, कोई क्षय ना हो, तो यम बराबर ये होता है। परंतु यथार्थ रूप से ये संतुष्ट नहीं होता, अतः यम बराबर के ये रखा जाता है, जहाँ के युग्मन गुणांक है। आदर्श स्थिति में के की वैल्यू 1, यानी ये वाली स्थिति होती है। अन्य स्थितियों के लिए के की वैल्यू कम, यानी इसे हम गाढ़ कॉपलिंग, टाइट कॉपलिंग कहते हैं युग्मन। अगर के की वैल्यू सबसे बहुत कम है तो लूज युग्मन कहेंगे। बाकी का स्थितियों के लिए के की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती है। ठीक है, कुछ और भी कंडीशन है, उसे देख लिया जाए, जो कि इस केस में इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर हमने ये जो फार्मूला अभी देखा है कि L बराबर L1 प्लस L2 या L बराबर L1 L2, ये तब ट्रू है जब कुंडलियां दूर रखी हों ना। पास रखे हों तो यहाँ पे यम भी उत्पन्न हो जाता है, है ना, अन्योन्य प्रेरकत्व भी आ जाता है। तो ये उसके केस में क्या होता है वो देख लिया जाए। तो
उस केस में क्या है कि यम भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। उस केस में यम भी आ जाता है। कब ऐसा होता है कि जब दो कुंडलियां दूर दूर ना होकर के क्या है तभी पास पास हैं। तो अगर कुंडलियों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरण का भी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों कुंडलियों में जो पृथक पृथक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, परिणामी विद्युत वाहक बल उनके योग के बराबर होता है। ये तो मालूम है कि दो कुंडलियां हैं, अगर मान लीजिए सीरीज में है पहले, तो एक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल। परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा, दोनों कुंडलियों के योग के बराबर होता है ना। तो वही चीज है कि श्रेणी संयोजन का जो है श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व हम लोग जानते हैं क्या होता है, L बराबर L1 प्लस L2 होता है। श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व L बराबर L1 प्लस क्या होता है, L2 होता है। तभी प्रभावी होता है जब कुंडलियां दूर दूर रखी, कुंडलियां दूर दूर रखी हैं। यदि पास पास रखी होंगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का भी प्रभाव उत्पन्न होता है, का भी प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता। तो जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है, तो लिखेंगे कि परिणामी विद्युत वाहक बल कुंडलियों में उत्पन्न अलग अलग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब E तो परिणामी हो गया, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब तो E बराबर, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये मान लीजिए L1 है, E की तो हम वैल्यू लिखेंगे ही, E की जगह हम लिख सकते हैं -L di/dt, या इसको सीधे सीधे dt ये लिखिए, है ना। ये औसत वैल्यू है या इसको लिखने में आसानी है। यहाँ पे भी दोनों कुंडलियाँ का है di/dt और माइनस यहाँ पे m भी आ जाता है, तो di/dt, यानी उसमें m भी उत्पन्न हो जाता है और प्लस करंट तो सेम ही जाती है। यहाँ पर भी -L2 di/dt विद्युत वाहक बल से निकाला गया है। फ्लक्स में जो Li होता है और विद्युत वाहक बल में वही -L di/ क्या होता है, dt होता है। और फ्लक्स के केस में Li होता है, फेरों की संख्या n। तो यहाँ पे n पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये L2 और -m दोनों के लिए सेम होगा, अगर एक का फ्लक्स दूसरे से पास हो रहा है तो di/dt। तो क्या करना है, सब माइनस कॉमन ले लेना है, di/dt कट ही जाएगा, है ना।
और यम यम जो है इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के कट जाएगा और डी आई डी टी कट जाएगा, तो एल बराबर यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये रिजल्ट आता है। ठीक, और इसी केस में मान लीजिए इस तरह का अगर केस हो कि एक कुंडली ऐसे हो, फिर इसी कुंडली को उलट दिया गया हो ऐसे, मतलब करंट ऐसे आ रही हो, ऐसे जा रही। अब जैसे ये मान लीजिए L1 है, इसका L2 है, मतलब करंट जो है दोनों में अगर विपरीत बह रही है, तो अगर हमारा तुल्य प्रेरकत्व चाहिए तो L2 माइनस 2m, ये रिजल्ट आता है। ठीक, ये जो है ट्रिक है। अब इसी केस में अगर हम मान लीजिए कि परस्पर समांतर हैं, जुड़े हैं दो प्रेरक और उनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दो इस तरह का प्रेरकत्व पैरेलल जुड़े हैं लेकिन बहुत पास पास हैं, तो उसमें क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व का प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इस स्थिति में जो तुल्य प्रेरकत्व होगा वो क्या होगा, इसको मिटा दिया जाए। यानी कि दो समांतर प्रेरकत्व पास पास हों, पास पास जुड़े हों तो अपनी धारा के कारण जो बदचुंबकीय फ्लक्स होगा, दूरी कम होने के बीच की दूरी कम हो, तो उनके बीच जो है, अगर मान ली दो समांतर प्रेरकत्व तो पास पास जुड़े हैं, उनके बीच की दूरी कम हो, तो इनके बीच अन्योन्य जो है अन्योन्य प्रेरकत्व, तो उसमें भी था, एम भी प्रभावी होता है। तो इस केस में अगर हम लोग तुल्य निकालें, इस केस में तुल्य प्रेरकत्व, तो इस स्थिति में जो है तुल्य प्रेरकत्व जो होता है वो L जो है इस तरह से मिलता है, L1 L2 माइनस m स्क्वायर और प्लस बटे L1 प्लस L2 माइनस प्लस m 2m माइनस प्लस 2m। अगर करंट विपरीत डायरेक्शन में बहेगी तो माइनस आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में बहेगी तो प्लस आ जाएगा। तो ये होता है। तो हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, उन्हें ऐसे ही बता दिया, इसका जो प्रूफ है वो नहीं है दिया हमने, केवल इसको डायरेक्ट इस केस में L2 माइनस m स्क्वायर बटे L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2m। ठीक, तो इस तरह से मेन हमें फोकस ये था हमारा कि दो प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तुल्य प्रेरकत्व क्या होता है, और दो प्रेरकत्व को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रेरकत्व क्या होता है। शर्त ये होनी चाहिए कि वो दूर दूर होना चाहिए, यानी m वहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर m 0 नहीं है तो ये कंडीशन हमने जो बताई ये होती है। हालांकि इस पे ध्यान नहीं देना है हमको, वही ध्यान है। अगर इस तरह का सवाल आता भी है तो इसे याद रखिएगा। तो ये फार्मूला आप लगाइएगा और आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, या चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा
जो संचित होती है वो कितनी होती है। इसे देखिए कि अगर कोई कुंडली है उसमें अगर हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं और करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसमें स्वप्रेरण होता है, यानी उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं, या उसी को हम लोग कह देते हैं कि विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल जो बैटरी से जिससे हम लोग करंट भेजते हैं उस बैटरी के विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। ठीक है, फिर भी हम उसके विरोध में बैटरी से हम करंट भेज करके उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट का वैल्यू जो है वो 0 से मैक्सिमम मान तक ले जाते हैं। तो विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो काम किया जाता है वो वर्क जो है कुंडली के क्षेत्रफल में क्या होता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए ये दो चीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद 2-4 इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर बाकी के न्यूमेरिकल जो है 10 कम से कम इसमें 30, 24, 22, 23 न्यूमेरिकल तो लगेंगे ही लगेंगे, और वही न्यूमेरिकल लगेंगे जो हम बोर्ड में हमारा आता है। ठीक है, तो जो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी बुक में जो न्यूमेरिकल है से हम लगाएंगे। हमने पिछला एक कहा भी था पिछले चैप्टर का एनसीईआरटी से लगाना, तो हमने एनसीईआरटी में देखा, हमने जो न्यूमेरिकल था वो करीब करीब न्यूमेरिकल हमने लगा दिया था, तो कुछ बचा नहीं था, सारी थ्योरी थी, तो इसीलिए हमने उसका वीडियो शूट नहीं किया। हमने कहा कि इतना काफ़ी सवाल है, बाकी आप लोग के पास बुक है, आप लगाते रहिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सवाल लगाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा घनत्व क्या होता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा घनत्व के फार्मूले का निगमन करेंगे हम लोग, कि फार्मूले का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। हालांकि किसी किसी किताब में हम जो यहाँ पे करंट लेंगे, किसी किसी किताब में I से डिनोट किया है और किसी किसी में I नॉट यानी I0 से डिनोट किया है ना। जो मैक्सिमम करंट, जो स्थायी करंट बहती है उसको I नॉट कह दिया है। ठीक, I तो वेरिएबल करंट है, जैसे 0 से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम और 0 के बीच की जो करंट है Y है मान लीजिए, और जो मैक्सिमम करंट है जिसको शिखर वैल्यू कहते हैं उसका, वो I नॉट से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आप I या I नॉट ऐसे कोई प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ उसको मैक्सिमम जो करंट होती है उसको I नॉट से दिखा देते हैं। चलिए, और 0 और मैक्सिमम के बीच जो वेरिएबल हो रही है करंट उसको I से दिखा देते हैं। तो हमारा है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 0 अधिकतम मान स्थापित प्राप्त किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने बताया कि जब कुंडली में हम करंट को कुंडली में जब प्रवाहित करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम मान तुरंत ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम आ जाता, धीरे धीरे, मतलब हालांकि दिखता नहीं है, बहुत कम समय, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट होता है, लेकिन वेरिएबल होता है मैक्सिमम मान तक आने तक करंट का मान। तो उसकी वजह से, जिसको हमने अभी कहा ना स्वप्रेरण जो होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक प्रभाव के वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमें करंट को मैक्सिमम मान तक पहुंचाने के लिए उसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, और वही काम जो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, तो किसी कुंडली में अगर प्रवाहित धारा का मान अगर हम 0 से अधिकतम मान स्थापित प्राप्त करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये काम करता कौन है, यह काम बैटरी द्वारा किया जाता है। यह काम किसके द्वारा किया जाता है,
ये काम बैटरी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बैटरी ही तो करंट भेज रही है कुंडली में। तो वही चीज लिखना है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान शून्य से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, शून्य से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, शून्य से अधिकतम मान स्थापित या प्राप्त करने के लिए बात एक ही है, विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो विरोधी हमने बताया ना क्या, बैक ईएमएफ भी इसको कहते हैं। विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना। यह किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कार्य जो है, कोश में लिख दें, कार्य जो है बैटरी द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बैटरी के द्वारा किया जाता है। मतलब जिससे कुंडली जुड़ी होती, बैटरी के द्वारा किया जाता है ना, जिससे कुंडली जुड़ी होती है। तो ये अब लिखें या ना लिखें तो ठीक है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ लिखेंगे कि विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य dW है ना। पहले सूक्ष्म कार्य कितना होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं E का I इंटू dt। आप जानते हैं कि W बराबर होता है VE V बराबर होता है W बाई Q। यहाँ तो V, तो यहाँ पे E हो जाएगा W बाई Q को I dt लिख देते हैं, तो इसलिए ये dW। तो dW बराबर क्या हो जाएगा? E मैग्नीट्यूड हो जाएगा I dt, है ना। पीछे ऐसा आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो भाई सूक्ष्म कार्य है, हमें धारा का मान 0 से मैक्सिमम मान तक ले जाना है, तब हम वहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हमें जो है डेल्टा t समय तक जो धारा में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करने में जो किया गया कार्य है। तो यहाँ से क्या करना है, इसको हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसीलिए मॉड लगाया है, तो यहाँ से लिखेंगे EI dt I dt। तो यहाँ से dt कैंसिल हो गया, तो dW बराबर हो जाएगा L I di। ठीक, अब क्या करना है, धारा का मान 0 से मैक्सिमम यानी I नॉट करना है, तो आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से? 0 से I नॉट तक ले जाना है, मैक्सिमम मान तक। ठीक है, L को बाहर कर दीजिए, वो कांस्टेंट है, तो I हो जाएगा di। I के सापेक्ष अब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो W बराबर ये हो जाएगा क्या, I स्क्वायर बाई 2 0 I नॉट। यहाँ L भी है, तो W बराबर हो जाएगा हाफ L। अब ये तो इसमें रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये और यही बचेगा I नॉट स्क्वायर, हाफ L I नॉट स्क्वायर। ये किया गया कार्य। ठीक।
ठीक है ना। कुंडली के जो बीच का माध्यम होता है उसमें ये संचित हो जाती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में ये जमा होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ये ऊर्जा जमा होती है। और जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है और जो वो वैद्युत क्षेत्र में जमा होती है। प्लेटों के बीच भी वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें भी जमा होती है, यानी उसको चार्ज करने में, संधारित्र को जो है चार्ज करने में जो किया गया कार्य होता है वो प्लेटों के बीच के माध्यम में संचित होता है। तो उसी तरह से ये ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में, उन्हीं कुंडली के बीच के माध्यम में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो है ये संचित हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे सवाल भी आते हैं न्यूमेरिकल। चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके, अब हम जो है वो चीज के बारे में गणना करेंगे। एक काम ऊर्जा घनत्व, यानी एकांक आयतन की ऊर्जा की बात करेंगे। इसकी एकांक आयतन की मतलब कुंडली के बीच के माध्यम का जो आयतन होता है उसकी एकांक आयतन में जो संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हम लोग ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऊर्जा घनत्व के बारे में। ठीक है, और उसका जो है ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करेंगे और उसका जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वो तो है ही है चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। और एक हम प्रश्न भी लिख लेते हैं, कभी कभी पूछता है, तो उसी के आधार पे हम लोग दिखाते हैं। तो प्रश्न यह है कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक। क्वेश्चन है कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक। चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक, हालांकि यहाँ पे वो भी आएगा। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B है ना। प्रश्न है परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B और परिनालिका का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल A तथा लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पता करेंगे, फिर बाद में चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या देना? अब देखिए यहाँ पे जो परिनालिका है वो बहुत लंबी है, लंबाई के मुकाबले में उसका व्यास बहुत कम है। तो जो धारावाही परिनालिका होते हैं उसके अंदर हर जगह जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से होता है, मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म होती है, बशर्ते जो किनारों पहुंचते हैं तो घट जाती है, आधा हो जाती है। तो हमें जो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय ऊर्जा, जिसको हम लोग चुंबकीय ऊर्जा कहें या चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहें, उसका व्यंजक यानी जो फार्मूला निकालना वो B, A और L के पद में निकालना है ना। किसके पद में? B, A और L। लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, अनुप्रस्थ क्षेत्र तथा परिनालिका के लंबाई L के पदों में ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि किसी लंबी परिनालिका में, किसी लंबी परिनालिका में, किसी लंबी परिनालिका में आई नॉट ही ले लिया जाता, आई नॉट धारा प्रवाहित करने पर, आई नॉट धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के अंदर, किनारों पे नहीं, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है, आप जानते हैं, म्यू नॉट एन आई। स्मॉल m क्या है आप जानते हैं, स्मॉल m क्या है, पर यूनिट लंबाई में फेरों की संख्या। परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा, U दिखा लीजिए या W, वहां पे W या U एक ही बात है, वो हमने क्या निकाला था, आई नॉट स्क्वायर। ठीक, अब परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, अभी हम उसको हम लोग ऊर्जा घनत्व के बारे में भी देखेंगे। तो अब परिनालिका का हमने जो प्रेरकत्व भी निकाला था, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व m है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है L, और वो आया क्या था, याद है क्या आया था, म्यू नॉट हुआ था और n स्क्वायर AL। हालांकि हमने जो निकाला था वो ये निकाला था, म्यू नॉट n स्क्वायर L A था, या इसी की जगह हमने इसको पाई r स्क्वायर कर लिया था, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल N स्क्वायर L इंटू A। तो देखो इसी को हम ये बना सकते हैं, देखो L से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो L स्क्वायर हो जाएगा, n बाई L स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n स्क्वायर, और ये AL है ये। तो अब इसको भी थोड़ा साइड में ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस को हम वो बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे n बराबर कैपिटल N बैठे, वो तो लिखा ही है। ठीक, अब परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का आयतन क्या है, AL, AL क्या है ये, अब इसमें हम रख देंगे AL क्या है, परिनालिका के अंदर के माध्यम मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, आयतन। ठीक ना, बेलनाकार होता है, या आधार का क्षेत्रफल या लंबाई। अब देखो इसमें क्या है कि अब हम यहाँ पे L की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा एनर्जी किस में रूप में मिल जाएगा, B L A और L के फॉर्म में मिल जाएगा, B तो है ही। तो पहले हम यहाँ L की वैल्यू रख देते हैं, तो U मिल जाएगा, चलिए यहीं पर रख देते हैं, U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ तो है ही है, L की वैल्यू है म्यू नॉट n स्क्वायर AL और इंटू आई नॉट स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज और है यहाँ पे, म्यू नॉट, अगर हम यहाँ B रखना चाहें तो म्यू नॉट NI को हम B रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है AL को रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है, B के फॉर्म में निकालना है ना, तो हाफ हो जाएगा, n यहाँ पे रखिए, म्यू नॉट n आई नॉट रखिए यहाँ पे,
और एक आई और बचेगा, तो यहाँ पे स्मॉल एन एक रखिए और आई नॉट रखिए। इसके बाद म्यू नॉट एन आई नॉट रखिए, क्योंकि एन स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, और ए एल रखिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ, इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी, तो हो जाएगा बी एन आई नॉट ए एल। देखिए इस फॉर्म में आ गया है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिला दे। अब हम क्या करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। कुंडली के बीच के माध्यम में के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी कि ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है। ठीक, अब क्या करना है, अब दिखाना चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के, वो बीच के माध्यम, चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, तो इसको हम लोग U से दिखाते हैं, है ना, तो U बटे एल हो जाएगा। यानी उसमें U एल से भाग दे देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इसमें एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा हाफ बी एन आई नॉट। अब इसमें क्या है, म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, है ना, म्यू नॉट से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो इसलिए बी स्क्वायर म्यू नॉट। देखिए एक रिजल्ट और मिल गया। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला जो है ये आ गया। ठीक, और बी एल के फॉर्म में उसके माध्यम में संचित ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा है, चुंबकीय क्षेत्र जो कुंडली के बीच का माध्यम यानी चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा ये है, और एक तो हमने ये दिखाया ही था W बराबर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये भी होती है। ठीक, एक चीज और हमने कहा कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रेरकत्व होता है, उस श्रेणी क्रम में उसका मान बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है। जैसे प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समांतर क्रम में घटता है, जो उससे सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है। ठीक, तो इस सारे फार्मूले जो अभी देख रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, और हमने पास के हिसाब से इसको करा भी दिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो 3 टॉपिक और बचा हुआ है जिसको विधिवत पढ़ाना है, और उन तीनों में से पूछा भी जाता है, और वो न्यूमेरिकली बेस्ड भी है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। और एक टॉपिक तो एसी जनरेटर है, वो लॉस्ट है, जो हाई स्कूल में जनरेटर पढ़े हैं वो है। चलिए हम अब जितने फार्मूले हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं आज। ठीक, तो
उससे रिलेटेड जो कुछ सवाल हैं उसे हम जो है लगाते हैं, छोटा छोटा सवाल जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। अब की बार जो हम लोग इसके आगे वाली टॉपिक जो पढ़ेंगे थोड़ा कंपटीशन लेवल की भी रहेगा सवाल, लेवल का भी रहेगा सवाल, और वो तीनों कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल तो है, ये कॉन्सेप्चुअल है, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का। तो पहले हम लोग उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आधार पर उसको देखा जाएगा। तो अब जो है 2-3 वीडियो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, मतलब आगे वाले चैप्टर। इसके बाद जो 7वां शुरू होगा वही थोड़ा बड़ा है, 8वां तो 1 दिन का है, मान लीजिए 2 वीडियो लेक्चर मानिए, नहीं तो 1 ही मानिए, यानी अक्टूबर महीने में तो इसे ख़त्म कर ही देना है इस किताब को, ठीक। और लास्ट में शुरू होगा अब दूसरी किताब। तो चलिए एक सवाल, छोटा छोटा सवाल देख लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। और कुछ हम लोग इस DRT का एग्जाम्पल भी देख लेंगे। चलिए, जैसे इसमें एक है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में एक वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बहुत सिंपल सवाल है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोग जानते हैं E बराबर माइनस d∅/dt, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि कहने का मतलब एवरेज इंस्टेंटेनियस होता है। तो आप चाहे तो ये किताब में दिया थी औसत निकाले d∅/ΔT। अगर फेरों की संख्या n है तो n की चर्चा नहीं है, तो आप n वहाँ मत लिखिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये d∅ का मतलब हुआ ये ∅2 माइनस ∅1/ΔT की वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड है ना। तो यहाँ पे माइनस ∅2 की वैल्यू कितना है? 0.1 माइनस 1, और ये 0.1। ई की वैल्यू देखिए, ये 1 में से 0.1 घटाएंगे तो ये तो छोटा में से बड़ा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी फ्लक्स घट रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। तो 1.0 में से 0.1 घटाना है तो ये हो जाएगा 0.9, क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। तो ये माइनस 0.9 प्लस हो जाएगा, और ये 0.1 यानी कि 9 वोल्ट, क्या हो जाएगा? 9 वोल्ट। ये माइनस आएगा, और माइनस पहले से लगा क्योंकि छोटा माइनस बड़ा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0.1 वेबर हो जाता है ना, 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 9 वोल्ट, ठीक। चलिए अब दूसरा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे छोटे सवाल है, इसको देख लिया जाए आज। चलिए,
आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाइए। अब देखिए दूसरा सवाल है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। ठीक, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सवाल है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देख लीजिए। तो जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जानते हैं E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई, डी फाई भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है लास्ट वाला क्या है, 1 वेबर है, 10 से 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 10 और कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड। तो देखिए ये माइनस 9 और ये 0.1, यानी कि 90 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। इसी में तीसरा सवाल क्या है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक, तीसरा सवाल है, बहुत सिंपल है, जो भी हमने बताया था उस फार्मूले पे है कि 8 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में, एक चीज और है इसमें बता दिया जाए कि जो L है वो एक जड़त्व का काम करता है। इलेक्ट्रिक इनर्शिया एक तरह से हो सकती है, जैसे कि मैकेनिकल में, यांत्रिकी में क्या होता है, मैकेनिक्स में जो काम यम का होता है, द्रव्यमान का होता है, वही काम विद्युत में, कुंडली में जो वही काम यल का होता है ना। तो ये भी क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे वहाँ पे द्रव्यमान भी क्या होता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यहाँ पर भी यल क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये एक जड़त्व की तरह काम करता है, यानी कि यह परिपथ में क्या है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब इसे हम लोग चाहें तो क्या कह सकते हैं, स्वप्रेरकत्व जड़त्व, स्वप्रेरकत्व जिसको हम यल कहते हैं, वो जड़त्व का कार्य करता है। यानी कि यांत्रिकी में द्रव्यमान का ये विद्युत चुंबकीय अनुरूप है। तो विद्युत चुंबकीय अनुरूप का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय अनुरूप का मतलब है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिज्म में जो है यल जो है जो काम करता है, वही मैकेनिक्स में यम काम करता है ना। वहाँ पर भी वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यहाँ पर भी ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, तो ये है, सवाल पे आते हैं।
8 मिली हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर धारा है, एम्पियर धारा है। ठीक, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा है? कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा है? ठीक, तो अब जो है ये बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ है कि स्वप्रेरकत्व का मान दिया है 8 मिली हेनरी, यानी कि 8 गुणे 10⁻³ हेनरी, और आई नॉट या आई की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा है? तो आप जानते हैं U बराबर हाफ L/I0², जो कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा। L की वैल्यू है -3 और इसकी वैल्यू है 2 से 2 कट गया, U आ जाएगा 8.10⁻³ जूल। ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। ठीक, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी चलते हैं 2-3 सवाल। चलिए, अब जैसे चौथा सवाल है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में, यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान, कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, से घटकर 0 हो जाता है। तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, ये भी बहुत आसान सवाल है। यल की वैल्यू हमारा दे रखा है कितना, 3 × 10⁻³ हेनरी। टाइम मतलब डेल्टा टी कहिए या डी टी कहिए, कितना सेकंड, 0.1 सेकंड। डेल्टा आई का मान हो जाएगा 0 से घटकर 5 हो, 5 से घटकर 0 हो जाता है, यानी कि ये एम्पियर है। तो हमारा सूत्र रहता है, ये हम जानते हैं, डी आई कहिए या डेल्टा टी कहिए। चलिए, डेल्टा आई अपन डेल्टा टी जानते हैं। यल की वैल्यू है 3 × 10⁻³ की वैल्यू 0 - 5 और 0.1। ये माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगा, और 0.1 है, एक 0 कट जाएगा, बढ़ जाएगा 10⁻⁻1 2 वोल्ट इतना आएगा।
सॉरी ये तो -5 है तो माइनस है, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। हाँ, ये 5 तो हम जोड़ ही नहीं रहे, तो 50 5 तिहाई 15 0 50 150 बड़े 10⁻⁻2 वोल्ट, या इसको आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। हाँ? नहीं, ये 3 था ना, हाँ 3 है, या इसको हम ये लगा सकते हैं 0.10 वोल्ट। हमने ये पॉइंट यहाँ से 50 कर दिया इसको, जैसे ये -5 इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 5 है, दशमलव उठाएंगे 50 होगा, ये तो 3 रहेगा, ये हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब चलते हैं दूसरा 2 सवाल लगाते हैं जल्दी जल्दी, 4 सवाल और जल्दी से लगाते हैं, बाकी के सवाल बाद में लगाया जाएगा जब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, एनसीईआरटी और इसका। ठीक, चलिए लिखा है किसी परिपथ में जो भी नंबर हो, किसी परिपथ में 1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया है। डेल्टा टी हमारा मान लीजिए दिया 1 सेकेंड दिया। डेल्टा आई की वैल्यू 5 से घटकर क्या हो जाती है, यानी 0 से 5 एम्पियर हो जाएगी घटकर। ठीक, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई हमारा है 200 वोल्ट है, तो हमें यल चाहिए, तो जानते हैं ई बराबर होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से यल चाहिए -डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो देखिए इसमें ई की वैल्यू है 200, ये 0.1 सेकेंड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस है बीच में 0 - 5, तो ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। 200 गुणे 0.1 बटे 5 को 20 40, यानी कि यल का मान हो जाएगा, ये 4 है मेरी, क्या हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई। ये 200 है, 0.1 सेकेंड है, ये 5 है, 200 गुणे 0.1, 5 से भाग देंगे, 5 को 20 40, ये पॉइंट से दशमलव हट के 4 है,
ठीक, 4 हेनरी होगा। क्या होगा? 4 हेनरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान आसान सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। आगे कुछ कठिन सवाल मिलेंगे। ठीक, ये समझ लीजिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए, अब है जैसे सवाल है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब 10 मिली हेनरी का मतलब हुआ 10 गुणे 10⁻³ हेनरी एमकेएस में। विद्युत धारा जो होती है वो 5 मिली सेकेंड में, यानी कि डेल्टा टी जो है हमारा 5 गुणे 10⁻³ सेकेंड में 5 एम्पियर से, ये डेल्टा आई जो होगा कहाँ से कहाँ, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई मालूम करना है। जानते हैं कि ई बराबर -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है। तो ई माइनस एल की वैल्यू 10 गुणे 10⁻³ और ये हो गया 15 - 5 और ये हो गया 5 गुणे 10⁻³। तो ई बराबर हो जाएगा -10 गुणे 10⁻³ गुणे 10 और हो जाएगा 5 गुणे 10⁻³ 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10 -20 वोल्ट। यानी यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये घटेगा, इसलिए माइनस आया है ना। तो -20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है बढ़ रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है करंट को घटाने का काम करता है ना। माइनस बता रहा है कि वो बढ़ती हुई करंट फ्लक्स को क्या है, घटाएगा। चलिए, 2 सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ऋण चिन्ह का मतलब वही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वो धारा बढ़ते हुए मान को घटाएगा। अब सवाल है किसी समय t पर एक कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, एक
कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई 4t⁻³ 5t² 10t प्लस से 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारा पाई बराबर क्या दिया है 4t 10t प्लस 70 वेबर। टी हमारा दिया है 2 सेकेंड। तो जानते हैं हमारा E बराबर होता है माइनस डेल्टा पाई अपान, ताक्षणिक की बात है तो डी पाई अपान डी टी। तो इसका t के सापेक्ष क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो हमारा अगर डी पाई अपान डी टी करें तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेट होगा 4 तियाँ 12 t², 5 दूनी 10 t, मतलब एक एक पावर में से घटता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 और एक कांस्टेंट का होता है 0, है ना। ये फार्मूला है, जैसे कि d/x के पावर n का करना है तो n पहले आ जाएगा x-1 और फिर x का भी करना है तो ये 1 हो जाएगा। हर पार्ट का किया जाता है। अब हमारा t बराबर 2 सेकेंड पर डी फाई अपान डी टी कितना होगा, तो 12 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 2 माइनस 10, 2 4 12 चौक 48, 10 दूना 20 माइनस 10 30, यानी 30 घट जाएगा तो 18 डी फाई अपान, तो हो जाएगा कितना 18। तो E बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस डी फाई अपान डी टी होता है तो हो जाएगा यही मान माइनस 18 वोल्ट है। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए मिटा दें इसको। ओके, देखिए सब फार्मूले पे ही बेस्ड है, कोई इधर उधर नहीं है, वो आप कर लेंगे बशर्ते आप प्रैक्टिस जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि आसान सवाल भी परीक्षा में नहीं लगा के आते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा बहने वाली 3.0 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली से क्या है, द्वितीयक कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, 15,000 वोल्ट होता है, 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी यम पूछा है। देखिए इसमें डेल्टा आई की बात करें तो 0 - 3 हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली 0 है, पहले वाली 3 एम्पियर हो गया। कितने में ऐसा हो रहा है तो वो है 0.01 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी कितने सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, ई की वैल्यू हमारा दिया हुआ 15,000 वोल्ट और हमारा यम पूछा, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अभी हमने पीछे एक फार्मूला देखा है कि एम बराबर होता है ई बराबर होता है -m डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से एम बराबर हो जाएगा -e डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ई की वैल्यू है 15,000, डेल्टा टी की 0.001 और ये 0 - 3 0 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0.3 अंक पे है तो 10⁻³ है, ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, बचा 15/3, 5 है नहीं। ठीक, तो ये जितने भी फार्मूले हमने इसके पीछे पढ़ा हुआ उन सभी फार्मूले पे हमने सवाल, एक एक सवाल, दो सवाल की प्रैक्टिस करा दी कि इस टाइप का इसमें सवाल पूछा जा सकता। अभी इससे बड़े लेवल का सवाल जो 3-4 नंबर का सवाल है वो भी अभी हम लोग कराएंगे, एनसीईआरटी बुक का हो सकता है। अभी मान के चलिए कि 8-10 सवाल इसके और बाकी एनसीईआरटी के बचे हुए हैं और अभी थ्योरी भी बचा हुआ है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अभी 3-4 वीडियो लेक्चर में ये ख़त्म होगा। अब आगे आने वाले जो भी चैप्टर हो छोटे छोटे होंगे। दूसरी किताब जब हम लोग पढ़ेंगे जो लाइट के बारे में होगा तो वो थोड़ा पहला वाला चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, वो 1 महीना ले सकता है पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा है। बाकी आने वाले सारे चैप्टर फिर इसके बाद छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर हम अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद बुक से मिलाएंगे, बुक पढ़ेंगे, तो कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप इसको आराम से इसको समझ सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में हमने पढ़ाया। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कराइए।